हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पीजीसीएल का प्रीवियस ईयर एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक पेपर और उसके बाद सीरीज लेके आने वाला हूं। तो अभी मैं पेपर करा रहा हूं, इसके बाद मैं सीरीज कराऊंगा एक क्वेश्चन की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर कोशिश करूंगा कि मैं ना लूँ, वो क्वेश्चंस लूँ जो आ सकते हैं, आने की पॉसिबिलिटी है या किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या आता है और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पेपर 21/8/2018 को हुआ था। इसका पार्ट 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। पार्ट जो 1 है, पार्ट 1 में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद 25, उसके बाद 25, फिर जो 25 हैं वो नॉन टेक के इनके खत्म होने के बाद, यानी 4 क्लास में हम इसको टोटली कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्व भी करना है तो समय थोड़ा सा लगेगा, तो आप उसमें घबराइएगा मत। ठीक है, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये सबने पढ़ा होगा। अब मैं इसको अगर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखूं तो R इक्वल्स टू होता है 1/g एंड रो इक्वल्स टू होता है 1/सिग्मा L बाई ए। सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा L g बाई ए। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन पे मैच कर रहा है, तो ये 4 पे मैच कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सिंपल एक वोल्टेज डिवीजन रूल का क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। मुझे V2 निकालना है, तो मेन वोल्टेज V यानी 24 इंटू R2 यानी 4 डिवाइड बाई 2 प्लस R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 12 2 जा 24 यानी आ जाएगा 8 वोल्ट। तो V2 आपका आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, जिसके क्रॉस भी वोल्टेज निकालना, जैसे मुझे V2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो मेन वोल्टेज V इंटू R2 डिवाइड बाई, आप इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कर दिया करो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सभी के लिए वैलिड है, बस शर्तें सीरीज में होने चाहिए। ठीक है, सीरीज के लिए वैलिड होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। अब यहाँ पर हम आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू कॉइल हैव कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8। 0.8 इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी यहाँ पर जो के गिवन है वो 0.8 है। उसके बाद कह रहा है कि करंट 3 एम्पियर इन कॉइल 1, I1 यहाँ पर गिवन है, दैट इज 3 एम्पियर, प्रोड्यूस ए फ्लक्स Φ1 equals to 0.4 milliweber if current in coil 1 is reduces to 0 in 3 मिलीसेकंड। कितने टाइम में रिड्यूस हो गया 0? 3 मिलीसेकंड पे, यानी जो टाइम गिवन है t इक्वल्स टू 3 मिलीसेकंड गिवन है। 3 मिलीसेकंड में करंट क्या हो गया? 0 हो गया। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, कॉइल 2 पे वोल्टेज यानी V2 जो इंड्यूस्ड हुआ है, V2 इक्वल्स टू 85 वोल्ट। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, कॉइल 2 का इंडक्टेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल 1 इज 300, दैट इज N1। अब देखिए यहाँ पर कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन इतना टाइम लगेगा। आपने अगर ढंग से उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये लिखा है कि जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे हैं, सफिशिएंट टाइम है, आराम से करेंगे हम, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बस ये शर्त यहाँ पर यही है कि सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर अप्रोच यहाँ पर लगाऊं तो मुझे निकालना है L2। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू के रूट L1 L2। तो L1 मुझे पता चल जाएगा, क्या क्यों पता चल जाएगा? L1 इक्वल्स टू होता है N1 Φ1 डिवाइड बाई I1। N1 कितना गिवन है? तो N1 गिवन नंबर ऑफ टर्न्स 300, अभी आपने देखा। ठीक है, Φ1 कितना है? Φ1 है 0.4 मिली, मीन्स 10⁻³ करंट है 3, तो ये इससे कट जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा L1 निकल के आ जाएगा 0.04 आएगा। तो आप इसको एक काम कर दीजिए, कितना लिख लीजिए, 40 मिली हेनरी लिख लीजिए। ठीक है, इसको मिली में रहने दीजिए। ठीक है, 40 मिली हेनरी लिख लीजिए। L1 आ गया कितना, 40 मिली हेनरी। ठीक है, 0.04 ना लिख के 40 मिली हेनरी लिख लीजिए। ठीक है, अब L1 आ गया। अब M कहां से निकले, तो M निकालने के लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि V2 इक्वल्स टू होता है M di1 बाई dt। ठीक है, अब यहां पर देखिए V2 गिवन है कितना, 85। M हमें निकालना है, I1 है 3, और करंट कितनी मिली सेकेंड में चेंज हो रहा है, 3 मिली सेकेंड में। 3 इंटू 10⁻³ यहाँ से M निकल के आ जाएगा। तो M इक्वल्स टू, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 85 मिली हेनरी। M कितना आ गया, 85 मिली हेनरी। M निकल के आ गया 85 के, हमें पता है कितना है, 0.8 क्वेश्चन में गिवन है। और रूट L1 की वैल्यू हमारी कितनी, L1 हमने निकाली है कितनी, 40 इंटू L2 निकालना है। इससे आपका निकल के आ जाएगा L2। ठीक है, जो कि कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 282 मिली हेनरी। 282 मिली हेनरी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, रूट से बाहर कर लेना। ठीक है, आसान है ये, इससे L2 निकल आएगा। क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक के छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर मैग्नेटिक के छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता हूं मैं। यहाँ पर सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। एवरेज वैल्यू पूछा है, हाफ जो रेक्टिफाइड साइन वेव होता है, मतलब जो इस तरीके का वेव होता है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा जहाँ पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने सारे जितनी भी वेव होती हैं सबका एवरेज, आरएमएस और फॉर्म फैक्टर वगैरह सब कुछ निकलवा दिया था, और याद करने का तरीका भी बता दिया था। तो ये सिंपली आएगा Vm बाई पाई, Vm बाई पाई। ठीक है, देखिए एवरेज वैल्यू, जैसे मैं अगर फुल वेव की बात करूं, तो फुल वेव में जो एवरेज वैल्यू आता है वो 2 Vm बाई पाई आता है। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ वेव का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ये फुल वेव का है और ये हाफ वेव का। आगे आते हैं हम। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जेई मेंस में भी आ चुका है। एसएससी जेई के मेंस में भी आ चुका है। ठीक है, आसान भी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है पहले ये देख लीजिए। कह रहे वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द कॉइल इन फिगर। कॉइल तो एक ही है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं कॉइल पे वोल्टेज निकालता हूं, दैट इज E1 इक्वल्स टू L1 di1/dt, ये होगा। तो मुझे I1 पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं I1 गिवन है क्या, नहीं, I2, I4 और V3 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो I1 निकालना पड़ेगा। तो I1 निकालने के लिए सबसे पहले मैं I1 की प्रोसीजर कर लेता हूँ। तो I1 कैसे निकलेगा, तो इनकमिंग करंट देख लो कौन कौन सी है, I1, I2 और I3 और I4। तो मुझे पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4। ठीक है, I4 क्वेश्चन में गिवन है। I4 कितना है हमारा, 3 sin t, 3 sin t। I1 हमें निकालना है, I1 हमें निकालना है। I2 इधर आएगा तो माइनस में, I2 गिवन है कितना, -5 e⁻²t। ठीक है, अब यहाँ पे V3 गिवन है। V3 गिवन है तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में जो करंट I3 होता है, तो I3 करंट निकालने का फॉर्मूला होता है C यानी 2 dV3/dt, dV3/dt। ठीक है, V3 कितना गिवन है, 4 e⁻²t। ठीक है, अब आप इसको देखिए ध्यान से, 3 sin t माइनस 5 e⁻²t माइनस, ये हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16, प्लस का 16 e⁻²t।
2t। ये डिफ्रेंसिएशन है, ये कर लेना, इतना इजी है ये, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो फिर जेई का तैयारी करने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। 3 साइन नहीं आता तो सीख लो, तब तो मतलब है। प्लस 11 ई टू दी पावर माइनस 2t आ गया, ठीक है। ये हमारा i1 का वैल्यू आ गया। अब इस i1 को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करिए इसको, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके मैं लिखता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं e1 निकालना चाहता हूँ तो मैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 4 का। कितने का, 4 का। तो 4 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो साइन का कॉस होता है 3 कॉस टी। अब ये प्लस है तो -2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 22 ई टू दी पावर -2t आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 cos t माइनस 22 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा ई टू दी पावर -2t। तो ये आंसर हो गया आपका, चेक करो कहाँ पर, 12 cos t, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसका ए आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। बाकी फिर हम नहीं तो ऑफलाइन क्लास में डिस्कस ही कर लेंगे। ये अलग से सीरीज में इसलिए करा रहा हूँ कि जैसे आप क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब क्लास में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थ्योरी के चक्कर में, तो ये आप करके अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह मिली है उससे भी क्वेश्चन करते रहे। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करके रखो, ठीक है। जब फाई निकालना हो तो tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2, ये W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, W2 माइनस W1 भी हो सकता है, सही कर देता हूँ मैं। W2 माइनस W1, ठीक है। tan इनवर्स, दोनों इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा। tan इनवर्स जीरो कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। 0 आएगा। आगे आते हैं हम, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, डेल्टा से स्टार जाना है आपको या स्टार से डेल्टा जाना है, कहीं भी जाना हो। क्वेश्चन में देते कह रहा है कि रजिस्टर वैल्यू इन स्टार दैट इज इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड 3 रजिस्टर आर ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट डेल्टा में बताना है, ठीक है। स्टार में कितना है, आर है। स्टार में कितना है, आर है। तो डेल्टा में जाएगा 3 रजिस्टर वैल्यू इन स्टार नेटवर्क that is equivalent to delta containing 3 register of r ohm each। डेल्टा में कितना है, तो यहाँ पर डेल्टा में है आपका r r r। स्टार में कितना हो जाएगा, तो आंसर है स्टार में हो जाएगा r/3, ठीक है। बहुत ही आसान बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, r/3, ठीक है। डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा कहीं भी चल सकते हो, ठीक है। जब उल्टा चलोगे ना तो फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब अगर स्टार से इधर जाना हो तो 3 का मल्टीप्लाई करके चले जाओ, और इधर जाना हो तो 1/3 का मल्टीप्लाई करके चले जाओ, ठीक है। सिंपल है ये, बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर द ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। देखो अगर हम बात करें, मैं E1 निकालना चाहूँ तो E1 इक्वल्स टू आएगा √2 पाई फाई f इंटू N1। E2 निकालना चाहूँगा तो √2 पाई फाई f इंटू N2। मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो E1/N1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू √2 पाई फाई इंटू f। E2/N1 जो आएगा, सॉरी E2/N2 जो आएगा वो आएगा √2 पाई फाई इंटू f। दोनों बराबर है, ठीक है। ईएमएफ पर टर्न सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑन प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड वही होगा जो प्राइमरी साइड है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ईएमएफ पर टर्न पूछा है तो ईएमएफ इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हॉल इफेक्ट होता है उसमें मोबिलिटी पूछा हुआ कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम हमें इन जनरली पता है कि जो मोबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मास, तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। ठीक है, हालांकि इसका डिस्कशन ज़्यादातर होता नहीं है, ठीक है, क्लासेस पे, पर ठीक है, ये मोबिलिटी आपको जब पढ़ाई गई है क्लास में तो इस हिसाब से पढ़ाई गई, इफेक्टिव मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलते हैं हम, कह रहा है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, पैरा की, फिर डाया की, फिर फेरो की। ठीक है, फेरो में आयरन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है डीसी रेजिस्टिविटी ऑफ फेराइट इज मेनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, हायर देन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इसके बाद आता है फेराइट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फेराइट। रेजिस्टिविटी के ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में पूछा है मटेरियल दैट हैज द हाईएस्ट एनर्जी गैप। हाईएस्ट एनर्जी गैप होता है CDS का। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड का। ये आपको याद करने वाली बातें हैं, मटेरियल का है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक, सिरेमिक यही है। ठीक है, सिलिकेट ग्लास। ठीक है, जो ट्रेडिशनली यूज होता है वो है सिलिकेट ग्लास। देखो यहाँ पर पूछा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पेंटावेलेंट एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम का होता है 0.01, और अगर सिलिकॉन के लिए पूछा होता तो ये होता है 0.05। ठीक है, सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.1 और 0.05 सिलिकॉन के लिए होता है। क्वेश्चन कह रहा है मॉडिफाइड ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन करंट इज गिवन बाय। तो हमें पता है J इक्वल्स टू होता है रो इनटू E। ठीक है, तो यहाँ पर ये रो है हमारा और ये E है। ठीक है, इसका आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट की मैं प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेजर लाइट जनरली हम क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, लेजर लाइट का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसमें ये मोनोक्रोमिक होता है, मतलब एक ही कलर का होता है। इसमें डायरेक्शनल होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। जैसे आप नॉर्मल लाइट देखेंगे तो हर जगह सनलाइट हर जगह फैली होती है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। और साथ ही साथ इसका जो वेवलेंथ का जो वन वन कलर का होता है वेवलेंथ। ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्ट जो होता है, मतलब अगर हम ये बात करें कि इसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और नेरो होता है। ठीक है, नेरो बीम होती है। यहाँ पर एक चीज और है, नेरो बीम होती है। ठीक है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में नेरो बीम होती है। तो मोनोक्रोमिक होता है, डायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि सेम फेस में होता है। ठीक है, कोहेरेंट विच मीन्स वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट आर इन फेस इन स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस टाइम के फेस में होता है, कोहेरेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखेंगे तो पहला आंसर कह रहा है इट पासेस द हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। सही बात है, कोहेरेंस होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट कैन जनरेट लो इंटेंसिटी। ये बात यहाँ पर गलत है, यानी ये आंसर आपका सही होगा। इट कैन प्रोड्यूस नेरो लाइन, ये भी सही है। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस नेरो बीम, नेरो बीम और नेरो लाइन। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एफ पूछा है ना। एफ इक्वल्स टू होता है NP अपॉन 120। एन कितना है, 500 इंटू 12 डिवाइड बाई 120। ये 12 से 12 कट गया, 50 हर्ट्ज। In a synchronous motor, the starting torque is no starting torque, breakaway torque. या हम ये भी कह सकते हैं जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर अकर्स व्हेन R इक्वल्स टू x। ठीक है, R2 इक्वल टू x(x2). ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये तो मतलब एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये तो सभी से बन जाता है। ठीक है,
जो मेन मेन क्वेश्चन है ना बड़े बड़े, उन्हीं पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ये तो सभी से बन जाता है। कह रहा है 30 kVA का आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसकी आउटपुट में क्या होगा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होता है, तो 30 ही आएगा आंसर। फॉर लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन द टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर इज, अरे सबसे कम लो स्टार्टिंग टॉर्क सेडेड पोल, पहला ही आंसर सही होगा, सेडेड पोल का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। देखो एक मशीन का क्वेश्चन अभी तक हमें मिला है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पेपर देने जाएं और सिंपल ही पेपर हो, पेपर टफ भी होता है, ठीक है। सिंपल तो सभी से बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन मेथड ऑफ मेजरिंग थ्री फेज पावर यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ W1 फॉर कैपेसिटिव लोड इज गिवन बाय, कह रहा है W1 कनेक्टेड R बाई W2 कनेक्टेड इतना, तो W1 का बताना है, तो W2 से हमें मतलब नहीं है, R और बाई पे, तो ये हमारा है R, ठीक है, ये वाला हमारा बाई, ठीक है। तो अगर हम इनका फेज वोल्टेज देखेंगे तो ये है, और लाइन वोल्टेज इसका यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा VL, और ये वाला एंगल होता है हमें पता है 30 डिग्री, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए, ठीक है। और कैपेसिटिव लोड का मतलब होता है लीडिंग, कैपेसिटिव लोड का मतलब क्या होता है, लीडिंग, तो लीडिंग में आगे चलो, देखो लीडिंग में यहाँ चलो, ये एंगल फाई, तो हमें पता है वोल्टेज और करंट के बीच का ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस फाइव, तो 30 डिग्री माइनस फाइव VL IL 30 डिग्री माइनस फाइव VL IL 30 डिग्री माइनस फाइव, ठीक है। बहुत आसान होता है, जब आप इसको पढ़े होते हैं ना तो आपको इजीली समझ में आता है। अब और पहली बार पढ़ेंगे और आप सोचेंगे जेई क्रैक कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। एनर्जी मीटर क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। एनर्जी मीटर में जो रिवोल्यूशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। एन बराबर आ जाता है K इंटू ई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मीटर कांस्टेंट K, एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला यूज किया करो, ठीक है, VI इंटू टी डिवाइड बाई 1000, भी कितना है 230, आई कितना गिवन है 10 एम्पियर, टाइम कितना गिवन है 10 आवर्स, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो काट दो तो आ गया एनर्जी कितनी आ गई 23 किलो वाट आवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लास में मैं सिखाता हूँ तो आसान रहता है इसमें, ठीक है। अब K इक्वल्स टू आ जाएगा N अपॉन ई, एन की वैल्यू कितनी है 2300 डिवाइड बाई 23, दैट इज इक्वल टू K इक्वल्स टू 100, आसान है, बहुत ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। थीटा आपसे पूछा मैकेनिकल, ये होता है 2/p थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा मैकेनिकल इक्वल्स टू 2, पोल कितने हैं 6, थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 2 डिग्री, तो बहुत आसान है। कह रहा है इंट्रिंसिक कैरियन कंसंट्रेशन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गैलियम आर्सेनाइड के लिए पूछ रहा है, टेबल देखोगे, टेबल जो मैंने बनवाई उसमें सीधे मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेबल उठाओ और आंसर, ठीक। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती, सिलेक्शन चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई ना करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आर की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है 20 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, कह रहा है दोनों डायोड टर्न ऑन आने के लिए 2 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए मतलब यहाँ कितना चाहिए 2 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना चाहिए होगा 6 वोल्ट चाहिए होगा, तो 6 वोल्ट इक्वल्स टू आर इंटू करंट कितना 20 मिली एम्पियर, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई आ गया 20, तो इसको काटोगे 50 बार में 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 300, सॉरी 300, खत्म, ठीक है। 25 क्वेश्चन का ही था, तो अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूं कि 50 करवा दूं, ठीक है, कम समय में ही हो गया। और अगर आपको स्पीड कुछ भी आगे पीछे लगे तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं स्पीड स्लो या जो भी आप कहेंगे बढ़ाना कहें तो बढ़ा दूंगा, वैसे मुझे लगता है स्पीड काफ़ी है, ठीक है। अगर आप मैच कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप बता देना तो इसको कम कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू।